गुजरात के प्रेजेंटेशन के इस अवसर पर आप सबने गुजरात के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, गुजरात के विषय में जानने में रुचि दिखाई। ये हम सब के लिए आनंद और गौरव की बात है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका स्वागत करता हूं। जहां पर मेरा है उतना ही आप सबका है, इसलिए आप के फोर फादर्स किसी भी प्रदेश के क्यों न हो, आपकी मातृभाषा कोई भी क्यों न हो, आप हिंदुस्तान के बाहर एक पीढ़ी से गए, दो पीढ़ी से गए या अभी अभी गए, जो भी हो, लेकिन आपका गुजरात पर पूरा पूरा अधिकार है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत सीरियस नेचर का बिजनेस होता है और उसके लिए हम राज्य के अंदर हर 2 साल के बाद एक वाइब्रेंट समिट करते हैं। प्योरली इसी काम के लिए करते हैं और हर वाइब्रेंट समिट में दुनिया के 100 से अधिक देश आते हैं। भारतीय मूल के लोग भी आते हैं, विदेशों के लोग भी आते हैं और हर एक को एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। लेकिन इस अवसर पर जब हम दुनिया में बैठे हुए हमारे सभी भाई बहन कितनों ही सालों से क्यों न गए हो, उनका भारत आने का कोई प्लान भी न हो, बच्चे भी भारत आने के लिए तैयार न हो, आने वाले 50 साल में उनको ध्यान में नहीं होता है कभी हिंदुस्तान वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी उसके दिल में एक बात हमेशा रहती है कि क्या मेरा देश प्रगति कर रहा है। ये सवाल दुनिया के किसी भी कोने में मूलतः भारतीय जो होगा उनके मन में रहता है, भाषा भूल गया होगा तो भी रहता है। इस अवसर से, सही जानकारियों से उसका एक विश्वास बिल्डअप होता है। हाँ, भले ही मैं दुनिया के किसी और कोने में रहता हूं, लेकिन जिस भूमि से मेरे पूर्वज आए थे वो भूमि आज भी दुनिया को कुछ दे रही है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, आप सबको गर्व हो, संतोष हो, आनंद हो, ऐसा बहुत कुछ हिंदुस्तान की मिट्टी में हो रहा है, हम गर्व करें। अटल जी के समान है। पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान के लोग तो बड़ा सीना तान के घूम रहे थे, हाँ यार अपने देश ने कुछ किया। क्रिकेट के खेल में भी जीत जाते हैं, तो दुनिया में रहने वाले कोई भी वो क्रिकेट जानते भी नहीं होंगे, खिलाड़ियों के नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उनका सीना तन जाता है, यार कुछ हुआ। ये बहुत स्वाभाविक है। इस प्रवासी भारतीय दिवस में इस इंस्ट्रक्शन के मूल हेतु इसी बात का है कि हम सच्ची जानकारियों के माध्यम से विश्वास के साथ दुनिया को कह सके कि हाँ, हिंदुस्तान एक जगह है कि जहां पर प्रॉस्पर होने के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं, बहुत संभावनाएं पड़ी है। भारत आपको निमंत्रण देता है। भाई बहनों, गुजरात ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। कुछ हल्के फुल्की भाषा में वहां मैं बता रहा था, अभी आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देखा है। और जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की चर्चा कर रहे हैं तो गुजरात ने जिस प्रकार से विकास की डिजाइन बनाई है उसमें सब प्रकार को बारीकियों से हम लेते हैं। जैसे ये कहा जाता है गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है। हमारी इकोनॉमी कैसे बदल आई है। 1960 में गुजरात ने अपनी यात्रा शुरू की। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, 11 5 प्लान हो गए हैं। 9 5 ईयर प्लान तक हमारी टोटल प्लान अमाउंट जो थी वो 47,000 करोड़ थी। In all 9 plans, the total was 47,000 crore rupees. In 10th and 11th, in 10th we crossed
1 lakh crore, and in 11 we crossed 1,11,000 crore. So you can imagine how fast the economy is growing in Gujarat. कितनी तेजी से हम चल रहे हैं. लेकिन इस ग्रोथ को भी हमने बैलेंस ग्रोथ की ओर देखा है और हम कहते हैं 1/3 इंडस्ट्रियल, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर. और इन तीनों पिलर पर हम इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो वो कभी भी उसमें कितना ही रिसेशन क्यों ना आए, संकट क्यों ना आए, हम पूरी इकोनॉमी को कभी डैमेज नहीं होने देते. अब सर्विस सेक्टर में जैसे एक हिस्सा ले लीजिए टूरिज्म. गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट. आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको गुजराती मिलेगा ही मिलेगा. वो कहीं देश देखने के लिए, घूमने के लिए आया होगा. दे आर बेस्ट टूरिस्ट. लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन. टूरिज्म के मैप पर गुजरात नहीं था. आज मित्रों, हिंदुस्तान का जो टूरिज्म सेक्टर का ग्रोथ है, उससे गुजरात का टूरिज्म का ग्रोथ डबल है. कंट्री का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ से गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ डबल है. क्योंकि हमने टूरिज्म पर बल दिया, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं. आज मेरे यहां बहुत बड़ी मात्रा में 50 साल में जितनी होटल बनी थी, उससे ज्यादा होटल पिछले 10 साल में बनी है. और आज भी बहुत पाइपलाइन का काम चल रहा है. तो हम सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी ताकत के साथ जा रहे हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा हो काफी तेजी से आगे बढ़ा है. लेकिन इंडस्ट्री में भी हम जिसमें सबसे ज्यादा मजदूरी मिले उसको बल दे रहे हैं. हम पहले केमिकल फार्मास्यूटिकल तक सीमित थे. हम इंजीनियरिंग एक्टिविटी पर बल दिए गए. और जैसे मैंने अभी कहा था, कार मैन्युफैक्चरिंग हो या शिपिंग इंडस्ट्री हो, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बल देना चाहते हैं. अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली चाहिए. लेकिन हमने 2 और सेक्टर को पकड़ा है. गुजरात अकेला राज्य है देश में कि जहां पर 2200 किलोमीटर लॉन्ग गैस ग्रिड है. यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल की ओर बढ़े हैं. मित्रों, दुनिया में वी आर सेकंड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. एक राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में वी आर सेकंड इन द वर्ल्ड. यानी हम एक मॉडर्न गुजरात को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में सिर्फ रोड्स, बिजली, पानी यहां तक सीमित नहीं है. हम फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया को बढ़ा है. उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर, हम एग्रो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं. जमीन तो सीमित है, ईल्ड कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कैसी हो, उस पर हमने बल दिया है. और उसमें हमें बहुत सफलता मिली है. और हम आधुनिक विज्ञान का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्रॉम लैब टू लैंड, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लैब में खोजा है, उसको लैंड तक लाने के लिए एक पूरा बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया है. रोज हिंदुस्तान का 3% नहीं पहुंच रहा है. हम 11 को क्रॉस कर चुके हैं और ये आगे भी हम बढ़ने वाले हैं. यानी और उसमें हमने जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बल दिया. पानी की हमारी समस्या तो उसका समाधान हो जाए. लेकिन हम लोग क्यों किया? आज हिंदुस्तान में मनुष्य के लिए हेल्थ कार्ड नहीं होगा, लेकिन मेरे राज्य में सोइल के लिए हेल्थ कार्ड है. खेत किसान के पास अपनी जमीन, उसकी क्वालिटी क्या है, कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, किस क्रॉप के लिए अनुकूल है, और उसको अब भारत सरकार ने भी एडॉप्ट किया है. शायद भारत सरकार भी हिंदुस्तान के अंदर उस काम को कराने की दिशा में प्रयास करने वाली है. लेकिन हमने एग्रोटेक पर बल दिया है. अब आगे हमारी कोशिश है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन. हम नहीं चाहते हमारा कच्चा माल जाए. जैसे आज हमारा कैस्टर दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कैस्टर एक्सपोर्ट हो. हम चाहते हैं कि कैस्टर ऑयल प्रोसेस हो, 300 प्रकार की चीजें बनती हैं और दुनिया में वैल्यू एडिशन के साथ हम बेचें. तो हम ऐसे लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं. हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं. हम किसान को मजबूत, हम सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं. आज वी आर कॉटन ग्रोवर स्टेट. हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के सब देशों में हमारा कॉटन जाता है. लेकिन हम आने वाले दिनों में रेडीमेड गारमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. हम सिर्फ कॉटन से करना नहीं चाहते, फैब्रिक में. और हम 5 फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं. फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन टू फॉरेन.
हर चीज में हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को उस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम एग्रीकल्चर को 3 पिलर पे खड़ा करना चाहिए। हम कहते हैं 1/3 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री ग्रोइंग। हम वृक्षों की खेती करके दुनिया में वृक्ष भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है विश्व में, और हम हमारे खेत में इन कामों को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर करते करते हमारे आनंद डिस्ट्रिक्ट एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ने सक्सेसफुल प्रयोग किया है कि पूरी उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को 3 हिस्सों में बहुत सफलता से बांटा है। 1/3 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, 1/3 मिल्क प्रोडक्शन एंड 1/3 ट्री प्रोडक्शन, बनाना, खेत के अंदर वृक्षों की खेती करना। अब उसको फिर 10 साल 15 साल के बाद बेच रहे हैं, चंदन तक की खेती करते हैं और बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। तो हमने इस प्रकार से बहुत ही माइक्रो प्लानिंग के साथ हमारे डेवलपमेंट को का बेस बनाया है। इसके साथ जुड़ा हुआ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना महत्व है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का महत्व है, और ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बल होता है स्किल डेवलपमेंट। मित्रों, नेक्स्ट ईयर 150 ईयर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं, और हम 150 ईयर बर्थ एनिवर्सरी वो हम पूरे साल भर मनाने वाले हैं, और यूथ ईयर के दिन में मनाने वाले हैं। लेकिन उसमें भी हमारा फोकस है स्किल डेवलपमेंट। हम बहुत बड़ी मात्रा में स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशन खड़ी करना चाहते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में आते हैं, ताकि उसको 6 महीने की ट्रेनिंग, 8 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग, वो रोजी रोटी कमाने लग जाता है, उसको वैल्यू एडिशन हो जाता है, और वो एक प्रकार से इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और हमारा पूरा बल, अब इसमें हमारा तरीका कैसा होता है? जस्ट आई गिव द सैंपल। मैंने एक दिन हमारे अफसरों की मीटिंग की, मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट से हवाबाजी नहीं करनी। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक उसको कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है उतने स्किल की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए उसको गुलदस्ते की जरूरत है तो गुलदस्ता बनाने वाला चाहिए। तो और मित्रों, हमारे अफसरों ने एक 8-10 घंटे ऐसे ही गप्पे मारते मारते लिस्ट बनाई, तो करीब 976 टाइप ऑफ सर्विस मनुष्य लेता है जन्म से मृत्यु तक। मैंने कहा तो 976 टाइप स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज चालू करें। तो हम नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को बल दें। तो मित्रों, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत माइक्रो लेवल पर चीजों को हमारे यहां वर्कआउट किया जाता है। अब उसी का परिणाम है कि आज गुजरात बहुत प्रगति कर रहा है, गुजरात बहुत तेजी से विकास कर रहा है। चाइना हो, जापान हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो, ये बहुत ही एक्टिवली गुजरात के बहुत बड़े इन्वेस्टर बने हैं, बहुत बड़े हैं। तो इन सबके बदौलत मैं मानता हूं कि देश की इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोगों का टारगेट होना चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल। हमने दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट रखा, और इसलिए हमने कुछ वैल्यूज को पर हम बल दे रहे हैं। 0 डिफेक्ट, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में 0 डिफेक्ट, दैट इज योर गोल। अगर 0 डिफेक्ट होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, हम ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ए चीप लेबर एंड गुजरात इज ए स्टेट जहां 0 मैंडेट लॉस है। वी डोंट हैव एनी स्टेट लेबर प्रॉब्लम, पीसफुल लेबर है पूरा मेरे राज्य में। तो इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो मित्रों, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जितना हम कहें इतना कम है, समय की सीमा है। कुछ आपके मन में सवाल होंगे, 2-4 सवालों को जरूर मैं करूंगा। आपके पास चिट्ठियां आ गई होगी, चिट्ठियां आ गई होगी तो हम बाकी तो ये अनएंडिंग प्रोसेस होता है मित्रों। लेकिन मैं मानता हूं आपके मन में कितने ही सवाल क्यों न हो, आप एक 3 दिन गुजरात में घूम करके आ जाइए, सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मैं गुजरात क्या कर रहे हैं? मेरा जवाब वैसे ही आ गया। Can I specify my question? Yes, please. What we see, and I appreciate your presence, sir. You have been to foreign work
especially in America, the children in schools, community service is a mandatory subject. They're asked to do 50-100 hours of community service. That's where the leadership is born. If this auditorium looks great, but if the street outside doesn't look great, that means the citizens of the city are not taking ownership pride in their community. So I think as the 2012 youth movement, you can be the best person to start this initiative in Gujarat of community service hours mandatory, at least for 10th, 11th and 12th grade, sir. मित्रों, कुछ बुरा मत मानिए, कुछ ऐसी बात बोलूंगा, बुरा मत मानिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बच्चा जन्म लेते ही कम्युनिटी सर्विस उसकी जेनेटिक पर होता है, कोर्सेज नहीं बनाने पड़ते, हमारे ब्लड में होता है और ये सदियों से होता है। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, गौशाला कौन चला रहा है? सरकार चलाती है। पानी की परब कौन चला रहा है? सरकार चलाती है क्या? आज भी गांव में गर्मी के दिन आएंगे, कुछ न कुछ नौजवान बैठे होंगे जो मटके भर पानी रखते हैं और आने जाने वाले यात्रियों को पानी पिलाते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान में इस प्रकार की सोशल सर्विस ये हमारी जेनेटिक सिस्टम है और इसलिए कोई उसको सेपरेट इस प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं लेना पड़ता है। जिस सोसाइटी में वो कैरेक्टर नहीं था वहां वो लाना पड़ा। ये बात ठीक है कि उसको जरा आधुनिक कानूनों की व्यवस्था में थोड़ा उसकी ट्रेनिंग है। जैसे गुजरात में मैंने एक गोल्डन जुबली ईयर था, आई सिंपली रिक्वेस्टेड टू द यूथ कि भाई 100 आवर हम कोई न कोई समाज सेवा का काम करेंगे, चाहे हेल्थ में करें, एजुकेशन में करें, या विडोज की सेवा करें, या ऑर्फनेज की सेवा करें, या सीनियर सिटीजन की करें। 100 आवर आप अपना तय कीजिए। मैंने सिर्फ ऑनलाइन काम किया था। यू विल बी हैप्पी टू नो वी गॉट द सर्विस ऑफ 500,000 आवर्स। ये तो छोटी बात नहीं है। और हमारे देश के युवकों पर आप भरोसा कीजिए साहब, आज भी कोई संकट कहीं पर भी होता है, मेरा देश का नौजवान साहब पूरी तरह लग जाता है। अब सूरत में मेरे यहां बाढ़ आई, सारे नौजवान वहां सेवा कर रहे थे। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, मेरे यहां गुजरात में भूकंप आया 2001। एट द टाइम आई वाज नॉट चीफ मिनिस्टर। मैं दिल्ली में मेरी पार्टी, अब हम कच्छ में गए, हम काम कर रहे थे, मैं भी एक वॉलंटियर की तरह वहां लोगों के बीच में काम कर रहा था। और वहां पर दुनिया के कई देशों के ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम के लिए आए थे और ज्यादातर वो रेस्क्यू ऑपरेशन में दे वर एक्सपर्ट्स। और वो शाम को 5-6 बजे अपना काम धाम बंद करके स्नान वान करके फिर अपने टेंट लाए थे, टेंट में अपना बड़ा सिस्टमेटिक वो काम करते थे। तो मैं जिज्ञासावश शाम को उनके टेंट में जाता था मिलने के लिए, और मैं उनको पूछता था कि भाई आप आए हैं, बहुत अच्छा किया, मेरे लोगों की सेवा कर रहे हो, इसके पहले आपने कई जगह पे काम किया होगा, क्या आप लगता है कैसा हमारा होगा सब? उन्होंने जो जवाब दिए थे मित्रों, वो जवाब और समझने जैसे। ये दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थे। उसके पहले टर्की में भूकंप आया था, तो उन्होंने कहा हम लास्ट ईयर वी वर देयर इन टर्की। बोले टर्की में हम गए, देयर वर ओनली 2 NGOs वर देयर। पूरे टर्की के भूकंप में काम करने वाले देयर वर ओनली 2 इंटरनेशनल NGOs वर देयर। एक था रेड क्रॉस वाले, दूसरे थे WHO वाले। बोले हम यहां हैरान हैं, हर गली मोहल्ले में कोई NGO बैठा है, कोई खाना पका करके खिला रहा है, कोई अस्पताल खोल करके उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है। बोले हम ना ऐसी सोसाइटी देखी नहीं दुनिया में कहीं। अब ये हमारी मित्रों, जहां पर एक कम्युनिटी ट्रेनिंग होती है, उसका दादा जो होता है 80 साल का, वो ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजारता है। मेरे यहाँ परिवार के अंदर 80 साल का दादा है, वो नौजवान अपने दादा की सेवा करता है। और इसलिए हिंदुस्तान को उसके अपने रूप में देखना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा बुरा मत मानना, आपके प्रश्न का मैं अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारे देश की ताकत कुछ और है, हम उसी को नर्चर करें। हम उस मूल ताकत को भूल जाएंगे तो हम कहीं चौराहे जाकर के भटक जाएंगे।
करने का ऑफर किया है। इसमें इस वर्ष के आपके माइलस्टोन पूरे देश के लिए क्या रहेंगे 2015 के साल के लिए? भैया ये लंबी कथा हो जाएगी, आप घर जाओगे और ये समारोह उसी में चला जाएगा। स्काई द लिमिट, दुनिया में जो उत्तम है वो मेरे राज्य में हो। एनडीए की सरकार रहेगी। अरे भाई पॉलिटिकल चर्चा मत कीजिए, पॉलिटिकल चर्चा मत कीजिए। पॉलिटिकल चर्चा की बात नहीं, मैं उसके देखिए ये मीडिया के जो लोग हैं ना, ये इतना मेरा सारी मेहनत पानी में चली जाएगी और इसी पर चलाएंगे और कल हेडलाइन उसी की छपेगी भाई। तो इतनी मैं मेहनत करता हूँ, उसको करने दीजिएगा प्लीज प्रदीप, प्लीज मिस्टर मेहता प्लीज। आप संरचना तो शुरू कीजिए। अरे भाई प्लीज। कनाडा तो कनाडा के मेयर में बैठे हैं। इनका सर सवाल है, हाउ वुड यू लाइक टू ट्रैप एंड यूटिलाइज द एक्सपर्टीज दैट एग्जिस्ट अमंग एनआरआईज इन जनरल? दिस इज द बेस्ट सजेशन, थैंक यू। सचमुच में हिंदुस्तान का फोकस ये होना चाहिए कि दुनिया में हमारे जो लोग गए हैं उनकी डिसिप्लिन, उनकी टैलेंट, उनके एक्सपीरियंस, उसको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डॉलर पाउंड से नहीं होने वाला है। और हमारी कोशिश यही है गुजरात में कि जो दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय लोग हैं, जिनके पास ये विधा है, उसको हम काम में लाएं। और अब इस काम को हम आसानी से कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। वी कैन हैव ए वीडियो कॉन्फ्रेंसेज। मान लीजिए पानी में एक्सपर्ट दुनिया में जितने में भारतीय हैं, वो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, वीडियो उनका सेमिनार हो, बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। और यही एक अच्छा काम अगर हम कर सकते हैं तो हम देश को एक्सपीरियंस अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आगे जाने में बहुत सुविधा होती है। बहुत पहले का मैं अपना अनुभव बताता हूं। हमारे यहां एक लीडर हुआ करते थे, मकरंद भाई जैसा। वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे और जेसीस के वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। एंड हमारे यहां मिनिस्टर थे गुजरात में, मेरी पार्टी के थे। उनका बहुत छोटी आयु में स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी एक आदत थी, उसके कारण वो आदत मुझे भी पड़ गई थी। हर बुधवार को वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो पर, उस समय टीवी तो नहीं था, वॉइस ऑफ अमेरिका में वो रेडियो पर हर बुधवार को इंडियन टाइम रात को 9 बजे एक स्टोरी आती थी, सक्सेस स्टोरी, कि दुनिया में कोई भी कैलेमिटी हुई हो, उस देश ने उसमें से कैसे सॉल्यूशन किया और कैसे उन्होंने लोगों को मदद की। ऐसे आजकल तो वो शायद मुझे नहीं लगता चलता होगा, वो रेगुलर उसको सुनते थे। मुझे भी धीरे धीरे वो सुनने की आदत लगी और मैंने देखा कि दुनिया के पास इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस थे कि उनकी अपनी क्राइसिस को, कोई कैलेमिटी के प्रॉब्लम को, कोई ह्यूमन प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की आदत बहुत काम करती है। जैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस भी हम भिन्न भिन्न सरकारों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा जो टैलेंट पूल विश्व में फैला हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये बहुत बड़ा लाभ होगा। हम छोटी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन और भी इसमें अगर आप सुझाव देते हैं तो हम जरूर, एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, मैं इसका बहुत करने के बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि मैं मानता हूं साहब बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारे मकसद के महापुरुष सब बैठे हैं, साहब हमारे गुजरात से गए, क्या कमाल करके दिखाया है। हम एवरी ईयर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज को या हम आदत डालते हैं कि उस प्रकार के डायस्पोरा के साथ उनका यूनिवर्सिटी का अटैचमेंट हो। लास्ट ईयर वी हैड दिस फंक्शन विद नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, दिस टाइम इट इज विद द गुजरात यूनिवर्सिटी। तो हम ये रेगुलेट करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी का इंटरेक्शन बढ़ता करे, ताकि ये जो मैं इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जो बात करता हूँ, एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इसके लिए ब्रिज बनता है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। सर, प्रश्न बहुत है, हम समय के अभाव के कारण केवल 2 प्रश्न और ले पाएंगे। श्री अरुण ढांढनिया, अरुण जी ढांढनिया। जी अरुण जी, कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से ही, तो कभी गुजरात आइए। चलिए आगे। इसका सर प्रश्न है कि आपने पीने के पानी की समस्या का तो हल किया है, लेकिन डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट डालकर गुजरात कोस्टलाइन का पानी राजस्थान भी आप भेज सकते हैं, और डिसैलिनेशन को आप बढ़ावा देने के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, डिसैलिनेशन का पानी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इट्स वेरी कॉस्टली, वन कैन नॉट डू दैट। हमने नर्मदा का पानी जरूर राजस्थान को दिया है। मित्रों, ये देखना और समझने जैसा है। मेरे दुनिया के देश के लोगों वहां जो कुछ सवाल आते थे, आप देखिए कैसी हार्मनी का काम होता है। गुजरात में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है,
हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी के लिए दो दो राज्यों के साथ बड़े भयंकर झगड़े चल रहे हैं। गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान में आ गया, किसी को पता तक नहीं चला, कोई झगड़ा तक नहीं हुआ, और राजस्थान आज उस पानी को आनंद से मजा ले रहा है। मैं मानता हूं देश ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और गुजरात ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन जहां तक डिसैलिनेशन का सवाल है, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। लेकिन गुजरात में हमने डिसैलिनेशन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि हमारा जो कोस्टल बेल्ट है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और कोस्टल बेल्ट डेवलप हो रहा है तो मुझे डिसैलिनेशन वाटर इजराइल टाइप मॉडल को भी अडॉप्ट किया, और हम इसलिए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए स्पेशल पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, और हम उसको बढ़ावा देने वाले, क्योंकि मेरे गुजरात में उसकी रिक्वायरमेंट है। हम पानी की समस्या के समाधान के लिए एक और रास्ता निकाला है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ एक दिन मेरी बड़ी विस्तार से बात हुई। ये कोई ऑफिशियल बातें नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। मैं जाता रहता हूँ, बैठता हूँ, वो काफी उनका तजुर्बा है, वो वर्ल्ड बैंक में रहे हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो हमें कुछ सीखने को मिल जाए इस इरादे से जाते हैं, और हमारे मन में जो होता है वो वहां छोड़ करके भी आ जाते हैं। तो हमने उनसे एक बार बात की, हमने कहा हमें JNNURM जो करते हैं, जिसमें शहरी विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बजट है। अब उसमें ज्यादातर क्या होता है, पुलिया बन रही है, मेट्रो ट्रेन बन रही है, इस बार से जयपुर में भी मेट्रो ट्रेन लगने वाली है, तो वहां नजदीक में बस्ती तो नहीं दिख रही, लेकिन पटरियां लग रही है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड क्लास। तो मित्रों, ये सब करना है ना। उसे कहा हम और एक क्षेत्र में काम करें। हमने कहा क्यों ना हम 500 टाउन्स देश के आइडेंटिफाई करें, और 500 टाउन में JNNURM नेक्स्ट जनरेशन उसको ये सीमेंट कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय दो चीजों पे बल दें, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर हम 500 टाउन पर, जस्ट प्लीज सर, 500 टाउन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और मैंने उनके सामने मॉडल रखा। मैं लिखकर तो कुछ गया नहीं था, जैसा अपना दिमाग चलता है हमको बताया। हमने अगर 500 विलेजेस में टाउन्स में हम ये करते हैं, और वेस्ट वाटर से हम ट्रीटमेंट करके वो पानी अगर किसानों को देते हैं, और हर बड़े शहर के नजदीक जो किसान होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, और वो सब्जी उनका डे टू डे शहर के अंदर बिकती है और काफी अच्छी कमाई होती है। अगर हम पानी देते हैं तो सब्जी की पैदावार भी ज्यादा होगी, और सब्जी बहुत बड़ी मात्रा में आएगी, तो सब्जी की महंगाई भी कम होगी, और गरीब आदमी सब्जी खाना शुरू करेगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम के भी बहुत बड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी इसका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा मैंने उनके सामने विषय रखा कि अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, और ये हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लोगों को देते हैं, तो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं वो नहीं देनी पड़ेगी। और अगर हम ये नियम बनाए कि भाई 10 टन अगर केमिकल फर्टिलाइजर लेना है, तो आपको 5 टन ये नेचुरल फर्टिलाइजर लेना पड़ेगा, और ये इसके कारण सब्सिडी बचेगी। उस सब्सिडी को वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए हम दे सकते हैं। मतलब मैंने भारत सरकार के सामने 500 टाउन हिंदुस्तान में करने का विषय रखा, उन्होंने बहुत सराहा। उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी आप मुझे एक रिपोर्ट बना के दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दिया। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन को कहा कि मोदी जी के विचार को समझिए। प्लानिंग कमीशन को मैंने समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा श्याम पित्रोड़ा जी को समझाइए। श्याम पित्रोड़ा आज यहीं पर है, मैंने उनके सामने विषय रखा। मित्रों, ये विषय मेरा रखता चला जा रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन गुजरात में मैंने 50 टाउन में काम उठाया है, 50 टाउन में काम उठाया है, और वहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके उस पानी का इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपयोग हो, और पानी कैसे बचाया जाए। तो एक हमारी स्ट्रेटेजी रहती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तीसरी है डिसैलिनेशन, चौथी है सेव वाटर, ड्रिप इरिगेशन से खेती करना। हम बहुत, मित्रों आप बहुत कम लोग जानते होंगे, हमारे देश में आज भी लोग मानने को कर रहे हैं कि गन्ने की खेती शुगर केन ड्रिप या स्प्रिंकलर से हो सकता है, नहीं मानते हैं। मेरे राज्य में शुगर केन की खेती ड्रिप एंड स्प्रिंकलर से हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में मेरे यहाँ पानी बच रहा है। तो ऐसे प्रयोगों पर लगे हैं। पानी हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, इनोवेशन हब बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत अगत्य का क्षेत्र है। बहुत अच्छा सवाल है आपका।
देखिए, गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री, अग्रवाल जी, तो देखा मैंने आपको, हाँ जी, ऑफर है वो, फिर तो आपको हम नमन करते हैं जी। मैं तो गुजरात एक स्टेट है, वी आर ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पर हमारा इनोवेशन कमीशन है, और ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने बनाई है। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में कहीं पर भी नया इनोवेशन करता है तो ये हमारा कमीशन उसको स्टडी करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, और उसको अगर सही लगता है तो फिर उसको पूरे स्टेट में रिप्लिका करने की हमारी एक योजना है, वो चल रही है। अब एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, आई क्रिएट। दिस आई क्रिएट इनिशिएटिव है, हम एक बहुत बड़ा दुनिया का वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, और जो बच्चे हमारे इनोवेटिव हैं, रिसर्च करते हैं, जो टैलेंट स्मार्ट पड़ा है, लेकिन उनके पास संभावना नहीं, आइडियाज है उसके पास, वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो वी विल प्रोवाइड ए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस आई क्रिएट सेंटर। और हम ऐसे जो भी इनोवेटिव काम करने वाले लड़के हैं उनको वहां बुलाएंगे, उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, और हम उनको रिसर्च करके इनोवेशन के लिए प्रेरित करेंगे, और फिर उसका कॉमर्शियल मॉडल कैसे खड़ा हो उसके लिए हम मदद करेंगे। मिस्टर कृष्ण, हमारे इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति, मैंने नारायण मूर्ति को रिक्वेस्ट किया था मेरी एक काम के लिए अगर आप चेयरमैन बनने को तैयार हो तो मुझे खुशी होगी, उन्होंने मेरी ऑफर स्वीकार की है, एंड नाउ नारायण मूर्ति इज चेयरमैन ऑफ दिस माय आई क्रिएट मूवमेंट, और हम इस वर्ल्ड क्लास काम को कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आप उसमें अगर जुड़ेंगे हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन ये बात सही है, इनोवेशन के बिना प्रगति नहीं होती। जब तक हम रिसर्च नहीं करते, इनोवेशन नहीं करते, हम नया इतिहास नहीं बना सकते, नई जनरेशन को हम कैटर नहीं कर सकते। और हमारा ये आग्रह है कि गुजरात में मैक्सिमम रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, और ऐसी टैलेंट है हमारे देश में, टैलेंट की कमी नहीं है, हमें उनको खाद पानी डालने की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो ग्रो करते हैं, एंड वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, द इंस्टीट्यूट कॉल्ड आई क्रिएट। करने वाले हो तो मेरी प्रार्थना है कांकरिया देख के आइए। कांकरिया एक लेक है जो पिकनिक सेंटर बनाया, हमने उसको रिनोवेट किया है, और कितना नीट एंड क्लीन एक पब्लिक प्लेस हो सकता है उसका हमने बेंचमार्क बनाया है। आप जरूर मौका देख करके सिर्फ उसकी सफाई देखने के लिए चले आइए, कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है हमारा, उसमें से हमको रास्ता निकालना है। आज हमारा देश ऐसा है कि सरकार अगर कहीं कानून बनाएगी कि जो गंदगी करेगा दंड होगा, तो दूसरे के अखबार में उसको प्रमोट नहीं किया, दूसरे अखबार को कानून बनाने वालों को गाली दी जा रही है कि देखिए सफाई इनका काम है, और वो लोगों पर डाल रहे हैं कि तुम सफाई रखो। ऐसा देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसे एक नेगेटिव एनवायरमेंट में काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये बात सही है, अगर भारत को विश्व के सामने एक शक्ति के रूप में उभरना होगा तो सब लोगों ने करने जैसा काम है, वो स्वच्छता वाला काम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि कौन सी है? महात्मा गांधी की उत्तम में उत्तम श्रद्धांजलि है स्वच्छता। इससे बढ़कर के कोई स्वच्छता, क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी। अगर हम स्वच्छता को अपना वर्च्यू बना देते हैं, हमारी यूनिटी सिस्टम के अंदर हम इस सारी चीज को लाते हैं, मैं मानता हूं वो बहुत बड़ी मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।